हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एप्लीकेशन ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करा था। हमने पहली एप्लीकेशन देखी थी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे टाइम डायलेशन। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है। टाइम डायलेशन एक चीज से चेंज इन टाइम कह सकते हैं विद वेलोसिटी। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी इंटरस्टेलर देखी होगी, जहां तक आपने देखी होगी। तो उसमें लिखा है कि जो टाइम है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम रिलेटिव होता है। टाइम जो है वो स्पेस में अलग होगा। अगर आप आइंस्टीन के एटॉमिक क्लॉक को 3 एटॉमिक क्लॉक लें और एक को स्पेस में रखें, एक को धरती पे रखें, अर्थ पे, जैसे कि हम यहाँ पे रखते हैं, और तीसरी क्लॉक को हम रखते हैं जमीन पर, वाटर के नीचे, बिल्कुल जहाँ पे समुद्र है उसके नीचे रखते हैं, है ना। तो जो हम देखेंगे जो जहाँ पे सबसे ज्यादा धीरे टाइम चल रहा होगा वो है वाटर के अंदर जो क्लॉक रखी होगी, वो उस वाली क्लॉक में सबसे ज्यादा धीरे टाइम चल रहा होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के बहुत ज्यादा नजदीक है। ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जैसे कि मैं हूं यहाँ पर, नॉर्मल टाइम चल रहा है जितना चलता है यूजुअली, ठीक है। और स्पेस वाली क्लॉक जो होती है उसमें क्या, स्पेस वाली क्लॉक में टाइम जो बहुत ज्यादा तेजी चलता है। टाइम तेज चलता है लेकिन क्लॉक धीरे चलती है। ये इसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। अब आप देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल पैराडॉक्स सुना होगा आपने कि 2 फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाता और उसे ट्रेन में बिठाकर वहीं खड़ा रहता। उसकी एज होती है 20 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब वो जो ट्रेन होती है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो जैसे वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करी तो उसके लिए टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से टाइम एकदम से गुजर जाएगा। वो 1-2 सेकंड में दोबारा से आ जाएगा धरती पे, पूरे राउंड काट के। स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है ट्रेन, तो आ गया, ठीक है, दोबारा धरती पे आ गया। अब उसके वो अपने फ्रेंड को देखता है, फ्रेंड से मिलता तो कहता मेरा फ्रेंड तो एकदम बुढ़ा हो गया, मैं तो अभी भी गया था, अभी भी गया। लेकिन उसके फ्रेंड के हिसाब से जो बुढ़ा हो चुका है, 60 ईयर्स का हो चुका है, 20 ईयर्स का था, 60 ईयर्स का हो चुका है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि तुम मतलब इतनी देर लगा दी तुमने एक तरीके से आने में, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया एक तरीके से। लेकिन उसके लिए तो वो स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है, उसके लिए तो 1-2 सेकंड है, मामूली सी बात है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे टाइम जो है चेंज होता है। हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करते हैं। एक है ये हमारा होता है एस डैश फ्रेम रेफरेंस, ये होता है एस फ्रेम, ये डैश फ्रेम होता है, वेलोसिटी v ऊपर होगा। ये है हमारी क्लॉक, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है। अब देखिए, अगर ये क्लॉक 2 टिक्स प्रोड्यूस करती है, टिक मतलब जैसे टिक टिक होता है क्लॉक में, वो वाली टिक, ठीक है, 2 टिक प्रोड्यूस करती है, तो एस डैश फ्रेम से वो टिक किस हिसाब से लिखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, T2 डैश एक टिक और T1 डैश होगी दूसरी टिक। एस फ्रेम से क्या कहूंगी, T2 एक टिक और T1 एक टिक, दोनों के हिसाब से अलग अलग टिक होंगी, क्योंकि ये क्या, ये रेस्ट में है, ये क्या मोशन में है, ठीक है। टाइम डिफर्स। अगर देखो आप कहीं कोई मतलब कहीं जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो आप मोटर बाइक को अगर तेज चलाएंगे तो आपको कम टाइम मिलेगा, साफ सीधी बात है। अगर आप मोटर बाइक साइकिल धीरे चलाएंगे तो आपको वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि अब हम निकालते हैं कि टिक टिक के हिसाब से किस तरीके से टाइम जो है रिलेशन फाइंड करते हैं, किस तरीके से बीच का जो टाइम है टिक्स के हिसाब से उनके बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए, अब एस डैश फ्रेम क्या मूविंग है, ओ डैश ऑब्जर्वर क्या, वो भी एक तरीके से मोशन में ही है। तो इसके लिए टाइम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। और सेम टाइम को हम कहते हैं टी नोट। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि देखो इनर्शियल फ्रेम है हमारी अर्थ को, मैंने इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करा। अगर मैं यहाँ पे टाइम देखूंगी तो क्या वो मेरे लिए हर एक मूवमेंट पे तेज होगा, धीरे होगा, या फिर मैं कहूँ आपसे अर्थ में किसी भी कोने में आप जाके क्लॉक रख दो तो वहां पे एक ही तरीके से टाइम जो है वो मूव करेगा, मोशन एक ही तरह होगा टाइम का। मतलब जितने भी टिक्स प्रोड्यूस होती है यहाँ पर उस हिसाब से वहीं पे टिक्स प्रोड्यूस होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू टी नोट। टी नोट क्या, प्रॉपर टाइम या फिर ओरिजिनल टाइम। और एस फ्रेम से देखा जाए तो T2 माइनस T1 इक्वल टू टी, ये क्या, चेंजिंग टाइम, चेंज टाइम T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 चेंज टाइम क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कहना चाहता हूँ ये सुनो पहले। ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज रिलेटिव, बस वाली दिक्कत है। अगर मैं एक ऐसे फ्रेम में हूं जो कि रेस्ट में है,
इनिशियल फ्रेम क्या होते हैं, जो कि रेस्ट में होते हैं, जो कि मोशन में भी होते हैं, विद यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलते होते हैं। अगर मैं रेस्ट में हूँ और एक घटना घट रही है मेरे सामने, है ना, या फिर एक मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, वो स्पेस में रखी है और मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, तो मेरे कंपेरेटिव वो क्लॉक क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, तेज चल रहा होगा, और मेरा टाइम क्या चल रहा होगा, धीरे, क्योंकि मैं तो इनिशियल फ्रेम में रेस्ट में हूँ और वहाँ पे वो स्पेस में रखी क्लॉक है वो जाते चल रही है मेरे अकॉर्डिंग रिलेटिव टू मी, सही है, समझ लेना आप। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अब इसके बाद क्या, हमने लोरेंट्ज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, लोरेंट्ज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि मैंने कहा था कि हम जो हमारा T2 है वो क्या होगा, T2 डैश प्लस XV अपॉन C स्क्वायर, हम पहले पढ़ चुके हैं, √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये T2 का हो जाएगा। तो T1 का क्या होगा, T1 का मैं लिख रहा हूँ, T1 इक्वल टू T1 डैश प्लस XV अपॉन C स्क्वायर अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये दोनों के दोनों जो वो हैं वैल्यूज वो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा T2 डैश प्लस XV अपॉन C स्क्वायर अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस T1 डैश प्लस XV अपॉन C स्क्वायर अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू T, सही है, कॉमन ले लो, इसे यहाँ पहुँचा दो और ये कितना हो जाएगा, T2 डैश माइनस T1 डैश, जब से आप ऐसे वेल्सिंग लोगे तो वो आप कर लेना, 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये कितना होगा, T1 डैश माइनस T2 डैश, इक्वेशन फर्स्ट के साथ होगा T0, तो T0 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, T, बहुत हाइपर रिलेशन आ चुकी है, T0 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू T। अगर मैं कहूँ कोई बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है या फिर आप ही हैं, आप हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, तो आपके लिए जो टाइम है वो किस हिसाब से चेंज होगा, T इक्वल्स टू T0 अपॉन √1 माइनस C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर मींस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लॉक होगी वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, क्लॉक कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, लेकिन टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये मत समझिए क्लॉक के हिसाब से टाइम चेंज हो रहा, क्लॉक अगर धीरे चल रही है ना तो इसका मतलब टाइम बहुत तेज से चल रहा, और क्लॉक एकदम स्टॉप हो गई है, 0, तो टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट चल रहे तो आप इतना ज्यादा तेज टाइम चलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर आ गए। मतलब अगर आप ए से लेकर बी डिस्टेंस पे जा रहे हो और आप स्पीड ऑफ लाइट चल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा विद इन नो टाइम यू विल रीच देयर एट द पोजीशन बी, विद इन नो टाइम, एकदम इतनी तेज टाइम चलेगा, लेकिन क्लॉक जो कि क्या हो जाएगी, कंप्लीटली स्टॉप, सही है। अब इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, अगर आप एक पॉइंट है और आप अगर एक पॉइंट पे ही जाना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ पॉसिबल है। अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ और मैं इस पोजीशन पे दोबारा आना चाहता हूँ विद इन नो टाइम, जब मेरे टाइम जो होगा वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगेगा, तो मैं जा सकता हूँ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में, और इसे कहते हैं टाइम ट्रेवल। ये थोड़ा डीप कंसेप्ट हो जाएगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।